हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। हम आप लोगों को कक्षा 10वीं के विज्ञान को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और विज्ञान में रसायन विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें हम पिछले वीडियोज में इसके कुछ क्लासेस ले चुके हैं। अभी आज हम पहुँचे हैं विस्थापन को। एक बार हमने पढ़ाया था, फिर आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि विस्थापन क्या होता है। कि जब किसी अधिक क्रियाशील तत्व जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया था यहाँ पे क्रियाशीलता का शब्द आ रहा है कि कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। इसको आप कैसे कहेंगे, मतलब आप कैसे ये पता करेंगे कि कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? ठीक है। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 3 में जब आप जाएंगे तो धातु अधातु में, तो वहाँ पे आप देखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी दी गई है। हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। जैसे है पहले नंबर पे पोटेशियम, जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है। पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, आयरन। ठीक है। आयरन के बाद टीन, उसके बाद क्या होएगा हमारा लेड, पीबी लेड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाद और नीचे क्या आते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो हम आपको साइड में लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन के बाद आता है कापर। ठीक है। कापर के बाद आता है हमारा मरकरी। कापर के बाद क्या आता है? मरकरी। और मरकरी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड। ठीक है। तो ये हमारी क्या सक्रियता श्रेणी है। मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व। अगर आपसे कभी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा भी जाता है कि जैसे 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, हमको विकल्प दे दिया गया, मान लीजिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आपको विकल्प में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लेगा कि इसमें सबसे सक्रिय धातु कौन सा है। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी अगर याद रहेगी तो आपको ये चीज़ें याद करना आसान हो जाएंगी। आप तुरंत बता दोगे कि हाँ पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है। ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो इसकी सक्रियता क्या होगी? बढ़ेगी। सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम, सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होता है? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम सक्रिय कापर, उसके बाद पारा, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। ठीक है। सबसे कम सक्रिय धातु में कौन आता है? हमारा गोल्ड। तो यहाँ पे हम विस्थापन पे आते हैं। विस्थापन में क्या कहा गया है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को, मतलब अगर कोई ऐसा रिएक्शन हमको लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है कि जिंक है, कापर सल्फेट है, क्या जिंक कापर को विस्थापित कर सकता है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि सक्रियता श्रेणी में कौन ऊपर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें तो जिंक यहाँ पे है इस नंबर पे, उसके बाद है कापर। तो कापर आप देख रहे हो यहाँ है। तो ऊपर कौन है? ज़्यादा ज़्यादा ऊपर कौन है? जिंक है। तो मतलब जिंक जो हुआ वो कापर से ज़्यादा सक्रिय है। ठीक है। और अगर जिंक कापर से ज़्यादा सक्रिय है तो जिंक यहाँ से कापर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ में जुड़ सकता है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन कभी आपको अभिक्रिया ऐसी दे दिया जाए कि आपको दे दिया है गया है जिंक सल्फेट। ठीक है। क्या दिया गया है? जिंक सल्फेट। और कहा गया है इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें कापर से, तो क्या कापर जिंक को विस्थापित कर पाएगा? कापर क्या जिंक को विस्थापित कर पाएगा? तो आपको देखना है सक्रियता श्रेणी में कापर क्या है? जिंक से नीचे है। मतलब हमारा जो कापर है वो जिंक से कम सक्रिय है, और जो कम सक्रिय वाला है, कम ताकतवर है, वो अधिक सक्रिय वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे इस पे आप लोगों ने नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्यों लिख दिया गया? क्योंकि इसका मतलब यह है कि कापर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जिंक सल्फेट था, कापर था, तो वही बना रह जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर इसी में देखा लिया जाए जिंक कापर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि ज्यादा क्रियाशील वाला ही
कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम क्रियाशील वाला तत्व ज़्यादा क्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मान लो एक रिएक्शन हम लिख दे, मान लो यहाँ पे जिंक की जगह हमने ले लिया आयरन, ठीक है, हमने लिया आयरन। अब आयरन की अभिक्रिया अगर कॉपर सल्फेट से करवा दी जाए, आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपको पता है आयरन सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा फेरस सल्फेट FeSO4, और प्लस में बन जाएगा कॉपर अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर इसे ही रिएक्शन में दे दिया गया आपको, कोई भी मैग्नीशियम दे दिया गया, मान लीजिए हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हमने इसकी अभिक्रिया करवाया जिंक के साथ में, तो क्या अभिक्रिया होगा, क्या अभिक्रिया होगा, संभव है। आप देख रहे हो कि जिंक यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ, तो मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है, तो जिंक मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे जिंक मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि हमारे पास जिंक सल्फेट है और हमने इसका रिएक्शन करवा दिया मैग्नीशियम से, तो आप देख रहे हो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, जिंक को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में नीचे है और मैग्नीशियम ऊपर है। तो मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक। बात समझ में आ गई। हमें लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी कि ज़्यादा सक्रिय वाला धातु, ज़्यादा सक्रिय वाला तत्व कम सक्रिय वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम सक्रिय वाला तत्व ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको सक्रियता श्रेणी याद रखनी है, क्योंकि विस्थापन में भी ये काम आएगा, और इसके बाद हम पढ़ने वाले द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें भी विस्थापन, ये जो सक्रियता श्रेणी है ये काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब क्या है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज बच रहा था, जैसे हमने रिएक्शन एक यहाँ बगल में लिख लिया, जिंक का रिएक्शन करवाए कॉपर सल्फेट से, तो बन रहा था जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। अब वहां पे देख पा रहे होंगे कि कोई एक तत्व जो था, कोई एक तत्व जो था वो क्या था, वो अकेला था। कोई एक तत्व क्या था, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे देख पा रहे हो जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, तो जिंक से कुछ कॉपर जुड़ गया, हाँ सॉरी, जिंक सल्फेट से जुड़ गया, लेकिन कॉपर क्या हुआ हमारा, अकेला। पहले हमारा अकेला कौन था, जिंक, बाद में कौन का अकेला हुआ, कॉपर। तो जिंक के साथ में सल्फेट जुड़ गया, कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। बात समझ में आ गई। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा, द्विविस्थापन में देख लीजिए, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। आदान प्रदान का मतलब आप हमको कुछ दीजिए, हम आपको कुछ दें। जैसे यहाँ पे देख लीजिए AB है, यहाँ CD है, तो A किसके साथ जुड़ा है भाई, B के साथ, और C किसके साथ जुड़ा है, D के साथ। अब A ने कहा भाई, C को कहा, A ने किसको कहा, C को, A ने C से कहा कि भाई B को आप ले लो, B को आप ले लो, D को हमको दे दो। अब समझ में आ रहा है। तो A ने क्या किया, B को दे दिया C को, क्योंकि C D के साथ जुड़ा था। अब जब A ने B को C को दे दिया, तो यहाँ पे C किसके साथ जुड़ जाएगा, B के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन गया CB। और यहाँ पे देख रहे हैं A को कौन मिला, D C के साथ जुड़ा था, लेकिन D किसके साथ चला गया, A के साथ में, तो बन गया AD। और समझाई। रिएक्शन देखते हैं। सोडियम सल्फेट है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे सल्फेट के साथ में कौन जुड़ा है, सोडियम धातु जुड़ा है, सल्फेट के साथ में सोडियम धातु जुड़ा है, और क्लोरीन के साथ में क्लोरीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बेरियम जुड़ा हुआ है, और सल्फेट के साथ में सोडियम जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ा था, बेरियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ा था, और दोनों में अगर आदान प्रदान हो जाए तो सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के पास और बेरियम चला आएगा सल्फेट के पास। बात समझ आई। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे बना क्या, सोडियम चला गया किसके साथ में,
क्लोरीन के साथ में बन गया सोडियम क्लोराइड। और जो हमारा सल्फेट था वो बेरियम के साथ में चला गया और बन गया बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट जो बना। नीचे की तरफ एरो है, देखो यहाँ पे भी समझ लीजिए कि नीचे का एरो हमने बताया था क्या बताता है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या बना, सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया। दूसरा में क्या प्राप्त हुआ, NaCl। यहाँ पे कोई अकेला तत्व नहीं है, मतलब एक दूसरे में आदान प्रदान हो गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा रिएक्शन तोड़ के बताते हैं हम आपको, रिएक्शन कैसे होता है। जैसे हमारे पास सोडियम है, तो हम सोडियम को जब भी लिखते हैं तो आप देखते होंगे सोडियम अकेला है, और सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम पे केवल एक प्लस, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, इसकी संयोजकता एक मानी जाती है, ठीक है। और हमारा जो सल्फेट है, तो सल्फेट में 2 होता है, सल्फेट की संयोजकता 2 और सोडियम की 1। और हमको पता है कि एक धन से एक ऋण जुड़ता है, क्या होता है, एक धन से एक ऋण, और एक धन से एक ऋण जुड़ता है, तो यहाँ पे सल्फेट के पास डबल ऋण है, तो सल्फेट 2 धन से जुड़ेगा, तो 2 धन चाहिए सल्फेट के लिए, इसलिए ये सोडियम हमको कितना चाहिए, 2 सोडियम चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया Na2SO4, मतलब एक सल्फेट से जुड़ने के लिए 2 सोडियम की आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा क्या होता है, कोई यौगिक बनता है। बेरियम क्लोराइड में भी वही प्रक्रिया है। बेरियम में क्या होता है, 2 प्लस होता है, कितना प्लस होता है, मतलब इसकी संयोजकता 2 होती है। और क्लोरीन की जो संयोजकता है वो 1 होती, 1 अब बेरियम के पास डबल प्लस है, क्लोरीन के पास 1 है। अब बेरियम के पास डबल प्लस है, तो इसको जुड़ने के लिए डबल माइनस चाहिए, यहाँ पे एक और क्लोरीन हमें लेना पड़ेगा, तब जाके ये कंपाउंड बनाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया BaCl2, मतलब एक बेरियम से 2 क्लोरीन जुड़ेगा और सल्फेट से 2 सोडियम जुड़ेगा। बात समझ में आ गई। विस्थापन होने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो बेरियम तो डबल प्लस वाला था, पहले क्या हुआ, सोडियम सल्फेट हमारे पास था Na2SO4, ठीक है। ये क्या होगा, 2 भागों में टूट गया, क्या टूटा, Na प्लस बना 2 ठे, ठीक है, Na प्लस बना, और सल्फेट क्या बना, 1 डबल माइनस, ये तो टूट गया। बेरियम भी क्या हुआ, 2 भाग में टूट गया, बेरियम क्लोराइड था, अब क्या बना, बेरियम पे डबल प्लस और क्लोरीन पे सिंगल माइनस। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, सोडियम सल्फेट से जुड़ा था, अब बेरियम सल्फेट से जुड़ेगा, तो बेरियम के पास तो पहले से डबल प्लस है और सल्फेट के पास डबल माइनस है, तो ये आपस में कंबाइन कर जाएगा। और सोडियम के पास 1 प्लस एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ में, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ में, बन गया 2NaCl, ठीक है। इस तरह से हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब आपस में आयनों का आदान प्रदान। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेप प्राप्त होना, क्या प्राप्त होना, अवक्षेप प्राप्त होना। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, हमने इसको दर्शाने के लिए बताया था कि नीचे का एरो लगता है, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में 2 विलयनों को मिलाने पर अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, क्योंकि जो घुलनशील रहेगा वो तो पूरे विलयन में घुला रहेगा, जो अघुलनशील रहेगा वो नीचे पेदी में तली में क्या होगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अगर किसी भी अभिक्रिया में कोई ऐसा अवक्षेप बन रहा है, ऐसा कोई अघुलनशील पदार्थ बन रहा है जो नीचे पेदी में बैठ जाए, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा या विलयन में नहीं घुला रहेगा, तो वो ऊपर विलयन में नहीं पाया जाएगा, वो तली में नीचे बैठ जाएगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ सोडियम क्लोरीन के साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना, जो कि नीचे एरो दिया गया, मतलब ये नीचे पेली में क्या हो गया, सफेद अवक्षेप में प्राप्त हो गया, और साथ में सोडियम को नाइट्रेट जो बना वो विलयन में भी घुला हुआ पाया गया, ठीक है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, ठीक है।